हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट एडजॉर्प्शन होता है, सेकंड पार्ट कैटालिसिस होता है, थर्ड पार्ट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इन तीनों को मिलाकर ये चैप्टर बनता है सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम कैटालिसिस पे वर्क करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। क्लियर? तो सबसे पहले लेट्स सी एक रिएक्शन देखते हैं। आपने कैटलिस्ट का तो नाम सुना होगा, बस वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सपोज जस्ट कीप इन माइंड, ये आपका एक रिएक्टेंट ए, ये बी से रिएक्ट कर रहा है और ये ए बी बना रहा है। अब इस रिएक्शन को के लिए एक ये सब आउटसाइड सब्सटेंस भी इस रिएक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो इस एक्स पे डिपेंड करेगी। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स। और ये जो आपका एक्स है, इस एक्स को आप कह सकते हैं कैटलिस्ट। क्लियर? ये जो आपका एक्स है, ये एक्स आपका कैटलिस्ट है। और अगर ये रिएक्शन के रेट में डिक्रीज, मे बी डिक्रीज, इंक्रीज कुछ भी कर सकता है, तो इसको जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कैटालिसिस। तो ये जो हमारा एक्स है इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और ये जो दिया था, ये बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था। तो पहली पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कैटालिसिस, उस कैटालिसिस में है क्या। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्ट विद बी, और इसने आपको ए बी दिया। लेकिन ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है, इसकी जो रेट होगी, स्पीड बोल दीजिए, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, ये सब डिपेंड करेगी इस एक्स के ऊपर जो आपने यहां पर लिया है। क्लियर? और इस एक्स को आप कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का जो ये नाम दिया है, ये जो पहला पार्ट दिया है, बर्जीलियस ने दिया है। नाउ अब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है? देखिए, कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नाउ कीप इन माइंड, मैंने नहीं बोला इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने कहा ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। मींस इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर? तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, all right, that alter the rate of a chemical reaction without itself being used up or permanently changed। मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो कीप इन माइंड, ये जो आपका एक्स था वो ऐसा सब्सटेंस था जिसने रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दिया, लेकिन खुद ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना अपने आप को चेंज किया। तो इसको तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटालिसिस। ये जो पूरा फिनोमिनन हुआ है, तो इसको बोलते हैं कैटालिसिस। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर आना चाहिए। थोड़ा सा हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। चलिए, डेफिनेशन तो है ये, थोड़ा सा और हम इसको करते हैं। देखिए, अब आपके पास एग्जांपल है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन दी है, ट्वाइस KClO3, ट्वाइस KClO3 हीट किया इसको, तो दिस विल बी डिसोसिएट और सेपरेट इनटू KCl एंड ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बहुत स्लो है और बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रही है। अब आपने यहां पर एक नया काम किया, आपने इस रिएक्शन के लिए आपने MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाल दिया बहुत कम अमाउंट में। आप क्या देखते हैं, जैसे इसको डाला, ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर ही हो गई डिकम्पोज, और बड़ी तेजी से हुई, फास्ट और टेम्परेचर लो। मीन्स ये जो MnO2 था, ये आपका कैटलिस्ट था जिसने ये कमाल किया है। क्या कमाल किया है कि इसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया है। हालांकि अल्टर्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस।
So catalysts are the substance that alter the rate of reaction, means maybe increase or decrease the rate of reaction without undergoing any change. कैटलिस्ट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, क्लियर, वो सिर्फ रिएक्शन की रेट को अल्टर करता है। तो हमने जो एग्जांपल दिए, एक रिएक्शन विद कैटलिस्ट है, एक रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट है, तो आपने क्या देखा, जहां पर कैटलिस्ट था वहां आपने क्या देखा, एक ही बात देखी, रिएक्शन फास्ट हो गई और टेम्परेचर लो हो गया, क्लियर, मतलब कम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो गई, तो कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब हम कैटालिटिक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो कैटालिटिक रिएक्शन से अलग अलग है, लेकिन अगर हम फिजिकल स्टेट पे अगर हम लेंगे तो ये दो तरह के होंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, इसका जो बेसिस है वो आपको आना चाहिए, इसका बेसिस है आपका, क्योंकि बेसिस नहीं आएगा तो इसका जो बेसिस है वो बेसिस है फिजिकल स्टेट, इसका जो बेसिस है वो है आपका फिजिकल स्टेट, राइट, फिजिकल स्टेट, ये इसका बेसिस है, क्लियर। तो लेट्स सी, देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की अगर एक ही फिजिकल आर इन द सेम फिजिकल स्टेट तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे देखिए रिएक्टेंट गैस कैटलिस्ट गैस, हमको रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को देखना है तो दिस इज होमोजीनियस। देखिए रिएक्टेंट लिक्विड एंड कैटलिस्ट आल्सो लिक्विड, यस दिस इज होमोजीनियस। देखिए इसके अंदर लिक्विड देन कैटलिस्ट भी लिक्विड, दिस इज होमोजीनियस। देखिए इसमें गैस, फिर ये गैस, यस दिस वन इज होमोजीनियस कैटालिसिस। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर आप क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो। देखिए गैस रिएक्टेंट का, ये भी गैस, पर यहाँ कैटलिस्ट सॉलिड आ गया, दिस इज हेट्रोजीनियस। देखिए गैस यहाँ कैटलिस्ट सॉलिड आ गया, दिस इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कीप इन माइंड, सबको क्लियर हो जाना चाहिए, फिजिकल के होमोजीनियस वो है जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है उसका फिजिकल स्टेट सेम है, गैस है तो ये दोनों गैस है, लिक्विड है तो लिक्विड। लेकिन जो दूसरा है यहाँ पर, उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि जहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस, क्लियर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार फिर कह देते हैं, जहां पर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस, और जहां पर रिएक्टेंट, क्लियर, और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा डेट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस, क्लियर। ये भूलना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिख के दे दिए हैं। जैसे हम आपके सामने अगर बताना चाहें कि बताओ इसको होमोजीनियस बोलेंगे या हेट्रोजीनियस, कि गैस रिएक्ट विद गैस इन द कॉपर सॉलिड, आप कहेंगे नो 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 दिस इज हेट्रोजीनियस। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड, हाइड्रोजन इज गैस, निकल कैटलिस्ट इज सॉलिड, दिस इज हेट्रोजीनियस। तो ये जो दोनों ही एग्जाम्पल आपके हैं वो दोनों ही एग्जाम्पल आपके हेट्रोजीनियस के हैं, क्लियर, ऑलराइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है। अगर हम होमोजीनियस की बात करेंगे, बहुत सिंपल सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम होने चाहिए फिजिकल स्टेट, लेकिन फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अगर ये है तो मान के चलिए तभी होगा जब ये डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों आपको आना चाहिए। आई थिंक बहुत आसान सा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, आगे चलते। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए अभी हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस देखा, दो तरह के, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है और एक नेगेटिव। तो एक एक करके देखते हैं, वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
फिर आपका ऑटो कैटालिसिस है, और ऑटो कैटालिसिस के बाद में इंड्यूस्ड कैटालिसिस है, ये सब है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव कैटालिस्ट, द सब्सटेंस विच इंक्रीज the rate of chemical reaction is known as positive catalyst, and this phenomenon is called positive catalysis। ऐसा सब्सटेंस जिसको डालने पर वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, उसके कारण रिएक्शन फास्ट होती है। तो रिएक्शन फास्ट होता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन को आउटसाइड एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है। तो पॉजिटिव कैटालिसिस जो होता है, कैटालिस्ट होता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, डेट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो देखिए यहां पर, देखिए इस तरफ मैंने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरफ मैंने लिया है कोलिजन नंबर, मतलब जो रिएक्टेंट के पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, डेट इज कॉल्ड कोलिजन। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आपने कैटालिस्ट लिया है तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आपने कैटालिस्ट लिया है तो इसके लिए केवल केवल यहां से लगा के बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कैटालिस्ट नहीं है तो इतनी एनर्जी और ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। इट मींस जो आपका कैटालिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको क्रॉस करके ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो इतनी एनर्जी देने पर ये प्रोडक्ट में चेंज हो सकता था, पर कैटालिस्ट लेने से कम है और कैटालिस्ट नहीं है तो ये एनर्जी ज्यादा है। जैसे परऑक्साइड लिक्विड है, ये सॉलिड तो हेट्रोजीनियस हो गया, लेकिन अगर आपने प्लेटिनम लिया है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। KClO3 लिया है और आपने कैटालिस्ट लिया तो जल्दी से टूट जाएगा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया आयरन लेने पे बहुत फास्ट एक्टिवेट होके हो जाएगा। SO2 प्लस O2 गैस है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कैटालिस्ट, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन निकल, ये भी कैटालिस्ट है, फास्ट हो रही है, तो ये मीथेन और H2O में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। ऐसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे और उस रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको भी कम कर दे, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मेरे को जंप करना है तो मुझे कुछ एक एनर्जी चाहिए तब मैं जंप कर सकता हूं, पर अगर कैटालिस्ट है तो वो जो एनर्जी चाहिए जंपिंग के लिए उसको कम कर देता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो कीप इन माइंड, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को एक कम कर देता है। तो पॉजिटिव कैटालिसिस ऑल क्लियर। पॉजिटिव कैटालिसिस में मैंने बताया आपको, ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इसको पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं, और एक्टिवेशन को कम कर देता है। ग्राफ बहुत क्लियर कट बता रहा है, लेकिन नेगेटिव इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा ये तो क्लियर, द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलराइट, एंड इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपको अब ज्यादा, क्योंकि वो नेगेटिव कैटालिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा, फास्ट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए यहां पर दो ग्राफ है। पहला जो ग्राफ है आप देखिए, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, इसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वाई? बिकॉज यहां पर जो कैटालिस्ट है वो कौन सा है, नेगेटिव कैटालिस्ट है। तो नेगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इतना इंक्रीज कर देगा। क्लियर? तो Na2SO3 प्लस O2 एल्कोहल आपने कैटालिस्ट को लिया तो Na2SO4 बन गया। क्लियर? लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। परऑक्साइड चेंज इनटू वाटर एंड दिस, ग्लिसरीन आपने लिया है पर यहां भी हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका है वो नेगेटिव कैटालिस्ट है। क्लोरोफॉर्म प्लस O2, कार्बन COCl2, फॉस्जीन प्लस ट्वाइस HCl, यहां पर भी एल्कोहल जो है वो कैटालिस्ट है, बट ये नेगेटिव कैटालिस्ट है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक तो स्लो कर देगा, ये सारी रिएक्शन स्लो होगी, और एक जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपका उसको भी ये इंक्रीज कर देगा। तो ये आपका हो गया नेगेटिव कैटालिसिस। अब हम आगे देखते हैं ऑटो कैटालिसिस। नाम ही बता रहा है ऑटो कैटालिसिस के, ऐसा कैटालिसिस जो अपने आप हो जाए,
कैसे अपने आप हो जाए कि एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो, प्रोडक्ट बन जाए, तो वो जो प्रोडक्ट है वो इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो इन फ्यू केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट, और वंस इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो अपने आप, और एक बार जब ये चालू हो गया, देन द कीप इन माइंड इनिशियल में स्लो होगा लेकिन बाद में ये इंक्रीज कर लेगा। ओके दिस, तो देखिए एस्टर है, ये आपका इथाइल, ये आपका एस्टर है, इथाइल एसीटेट, वाटर में इसको डाला तो आप क्या देख रहे हैं, एसिटिक एसिड बन गया। अब ये रिएक्शन बहुत स्लो है लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम फास्ट, क्योंकि यहां पर ये एसिटिक एसिड बन गया, इटसेल्फ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट, मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करने लगता है। देखिए KMnO4 प्लस आपका ये दिया हुआ है C2O4 H2 ऑक्जेलिक एसिड NH2SO4, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें MnSO4 आपका ऑटो कैटलिस्ट है। वंस इट फॉर्म तो रिएक्शन फास्ट होना चालू हो जाती है। तो ऑटो कैटालिसिस का मतलब है कि ऐसी कुछ रिएक्शंस जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है पहले तो स्लो होती है लेकिन प्रोडक्ट जब बन जाता है, प्रोडक्ट बनते ही एकदम फास्ट हो जाती है, तो डेट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में हमने आपको दिया एस्टर दिया। अब ये जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे बहुत स्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही once this acetic acid is formed which is act as catalyst, the rate of reaction will be increases। ग्राफ से भी समझ रहे थे, देखिए एक ग्राफ ही रहा, यहां तक बहुत स्लो है, आप क्या देख रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही ये बन गया कौन, एसिटिक एसिड, इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और अब आप क्या देख रहे हैं, लगातार जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है, ये हिस्सा देखिए बढ़ता जा रहा है। तो रेट इज डिपेंड्स ऑन एस्टर CH3COCH5 एंड CH3COH, क्यों, बिकॉज इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आपको आना चाहिए, मतलब इसमें हमने समझाया कि एक बार जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। क्लियर, ऑल क्लियर, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। मतलब इसमें जो ये प्रोडक्ट बना था भाई, ये प्रोडक्ट जो था वो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करने लग गया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। ठीक है, चलिए लास्ट आज के जो, क्योंकि कैटालिसिस को हम दो पार्ट में करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके दो पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट हम इसका एंड कर रहे हैं और उसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि बाहर से, कैसे, देखिए ध्यान से समझिए, when a chemical reaction increase the rate of another reaction, it is called induced catalysis। कहने का मतलब है कि एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब कोई पास में दूसरी और केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसके कारण अगर उसके इंक्रीज हो जाता है, मतलब रेट अल्टर हो जाती है, तो डेट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब करके देखते हैं, देखो करके देखने पर ही मालूम चलेगा। ये डेफिनेशन को एक बार फिर समझ लेते हैं। इंड्यूस्ड कैटालिसिस वेयर ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, एक केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस से दूसरे केमिकल रिएक्शन की अगर रेट में इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड, ये मैं कह सकता हूं। तो देखिए बात करते हैं, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ठीक है Na2SO4 बन गया, ठीक है बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा के ऐसा कंपाउंड है सोडियम आर्सेनाइड, उसमें भी ऑक्सीजन पास किया तो सोडियम आर्सेनेट बनता है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, नहीं होती है। लेकिन अगर ये दोनों को आप एक साथ डाल दें तो ये रिएक्शन तो होगी, इस रिएक्शन के कारण ये भी रिएक्शन क्विकली होने लगती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड, देन बोथ द रिएक्शन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अलग अलग कराया तो नहीं होगा, the oxidation of sodium sulfide thus induce the oxidation of sodium arsenide। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ये इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब है कि एक रिएक्शन के कारण दूसरी रिएक्शन होने लग जाए। अब ये रिएक्शन फास्ट होती थी, पर ये रिएक्शन या तो स्लो या होती नहीं थी। आपने क्या कर दिया, दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया और एयर को पास किया,
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम सल्फेट दूसरे रिएक्शन के अंदर भी जो है वो कैटलिस्ट हो गया और सोडियम आर्सेनाइड चेंज इनटू सोडियम आर्सेनेट। दिस इज ऑल अबाउट कैटालिसिस। ठीक है, अब इसमें दो चीजें और हैं, प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन, ये दो चीजें और देखेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट जाएंगे कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होता है जो आगे बढ़ाता है? दो सब्सटेंस which do not themselves act as a catalyst but their presence increase the activity of catalyst are called catalyst promoters। देखिए, आयरन हियर कैटलिस्ट, लेकिन मोलिब्डेनम एक प्रमोटर है। मोलिब्डेनम के प्रमोटर से इस आयरन के जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए, ज्यादा NH3 बनने लग जाए। This is called promoters। So what are the promoters? All those substances which do not act as a catalyst but their presence increase the reactivity of catalyst, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। यहां पर हमारा प्रमोटर है मोलिब्डेनम, जो अपनी प्रेजेंस से आयरन को कैटालिसिस वाली रिएक्शन के लिए मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है। अब लोगों कैटालिटिक पॉइजन उल्टा, the substance whose presence decrease the activity of a catalyst, जिसकी प्रेजेंस से कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए उसको हम बोलेंगे पॉइजन। देखो वही रिएक्शन है ऊपर वाली, लेकिन इस बार कोबाल्ट ले लिया। कोबाल्ट इज कैटालिटिक पॉइजन, उसके कारण रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो पॉइजन और प्रमोटर आपको समझ में आ गया। प्रमोटर के कारण रिएक्शन फास्ट हो जाती है, पॉइजन के कारण रिएक्शन स्लो हो जाती है, रुक भी सकती है। क्लियर? ये आपका कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजन हो गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल ऑफ दिस लेक्चर हम चलेंगे और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। फिर अगले हम प्लेलिस्ट में आगे जाएंगे। नाउ वेरी फर्स्ट एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट है यहां पर, A catalyst remains unchanged in the mass and chemical composition। मैंने आपको पहले ही कहा है कैटलिस्ट पे ड्यूरिंग द कैटालिसिस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। कैटलिस्ट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको इनिशिएट नहीं करता है। कीप इन माइंड। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट। बिल्कुल ठीक है, क्लियर, क्योंकि कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन की स्पीड में चेंज होता है और समटाइम फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिसिस सफिशिएंट फॉर कैटलिसिस ए रिएक्शन। बहुत स्लो अमाउंट होगा, बहुत कम अमाउंट होगा तो भी कैटलिसिस हो जाएगा। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर कोज के लिए पर्टिकुलर जो है वो कंपाउंड होते हैं, इसलिए वो सेलेक्टिव और वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, लेकिन कीप इन माइंड कैटलिस्ट डज नॉट, कैटलिस्ट के बारे में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कैटलिस्ट प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करते, केवल स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। क्लियर? एक कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम स्टेट को भी जो है वो चेंज नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम जैसे सेट होना होगा वैसा होगा। क्लियर? तो catalyst does not change the equilibrium state of a reversible reaction but helps to decrease the time। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये alter the reaction करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, है ना। कुछ पॉइंट और है, कैटलिस्ट के चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो आप रेट कांस्टेंट लिखते हैं उसको भी चेंज कर सकता है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज फ्री एनर्जी। कैटलिस्ट डेल्टा जी फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है। एंड कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट मैकेनिज्म में रहता है, ऑल्दो कंज्यूम नहीं होता है। ये हमने आज तक के लेक्चर को रखा। एक बार मैं ये वापस पढ़ देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर कैटलिस्ट रिमेन ये सबको मालूम है अनचेंज रहेगा। डज नॉट, कैटलिस्ट कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, उसको स्टार्ट नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता है। कैटलिस्ट कैन चेंज द, यस, कैटलिस्ट के कारण फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है।
एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और कैटलिस्ट जनरली स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर होता है कैटलिस्ट, लेकिन जनरली ये स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक में बाकी जगह आप लेंगे तो स्पेसिफिक नहीं है। जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं कर सकता है, प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं कर सकता, बस स्लो या फास्ट बना सकता है। ऑलराइट। और सेकेंड वन, रिवर्सिबल रिएक्शन बट हेल्प्स टू डिक्रीज द टाइम, बस एक काम जरूर करता है, ऑल्टर द रिएक्शन, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। और कैटलिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, बट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको फोकस करना है। क्लियर, इनको पढ़ लेना है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा कैटलिस्ट कैन चेंज रेट ऑफ constant of the reaction, catalyst does not change free energy and catalyst participate in mechanism of reaction। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैटलिस्ट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कैटलिस्ट कभी भी फ्री एनर्जी चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, कैटलिस्ट ऑल्टर द रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है, कुछ कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर, कैटलिस्ट से फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। मैंने काफी लिखे हैं ये। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कैटलिसिस। क्लियर। और अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम कैटलिसिस की थियरी पढ़ेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, बड़ा आसान सा पार्ट है। और फिर हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो इसमें आपको इसकी जो एडजॉर्प्शन के लिए थियरीज है, जो कैटलिस्ट है, उसकी आपको वहां पर लॉजिकली जो है वो आपको फॉर्मूले मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बड़ा साधारण सा है, वेटेज भी इस चैप्टर का बहुत कम है, तो फटाफट कर लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।